सो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर यहाँ पर दिया हुआ है आपका 6 है ना। तो मैंने प्रश्न नंबर 4, 5 मतलब पिछली वीडियो में मैंने पिछले प्रश्नों को करा दिया है। अब आज की वीडियो में अपन प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 करेंगे और इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 6 व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये भाज्य संख्या क्यों है ये बताना। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि भाज्य संख्या होती क्या है, क्योंकि अगर अपन मान लो पता ही नहीं है कि भाज्य संख्या कौन सी है तो अपन इसको करेंगे कैसे, इसका जवाब कैसे देंगे। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से पहचान है। आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, तो भाज्य संख्याओं के लिए देखना, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके कम से कम 3 गुणज हों, या फिर अपन ऐसा कह दें कि 2 से अधिक गुणज होंगे। ठीक है ना, 2 से अधिक होंगे या 3 गुणज होंगे, वो संख्या क्या होंगी, भाज्य होंगी। और अभाज्य के लिए क्या है, अभाज्य हालांकि इसमें पूछा नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 से कम गुणज होंगे, 2 से कम या 2 गुणज, है ना, ऐसा मान सकते हैं 2 गुणज होंगे या फिर 3 से कम होंगे, ऐसा बोले देना है ना। तो दोनों को मैं फिर से वापस से रिपीट कर रहा हूँ, भाज्य संख्या कौन सी होंगी, जिनके कम से कम 3 गुणज हों, 3 से कम गुणज नहीं होने चाहिए। अगर 3 से कम गुणज होंगे, 3 से कम यानी कि 2 गुणज हो जाएंगे। अगर 2 गुणज होंगे तो फिर वो अभाज्य संख्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या नहीं कहलाएंगे। और भाज्य संख्या आपकी कब कहलाएंगी, जब आपके कम से कम 3 गुणज हों या 2 से अधिक गुणज हों। क्लियर है ना। तो अब ये जो संख्या लिखी हुई है, ये जो खंड उसमें लिखे हुए ना, जिस भी संख्या के होंगे वो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, मतलब उसके कम से कम 3 गुणज होंगे। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको उठा रहा हूं, इसको उठाऊं हल। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भाज्य संख्याओं के, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणज होते हैं, 2 से, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणज होते हैं, 2 से अधिक गुणज होते हैं। ठीक है बच्चों, तो 2 से अधिक गुणज होंगे किसकी, भाज्य संख्याओं की। तो पहली संख्या है, इसको देखो, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो यहाँ पर 2 पक्ष हैं, एक पक्ष यहाँ तक आएगा, जैसे ये प्लस का साइन लगा ना, प्लस के साइन के उस वाली जो संख्या है वो आपको दूसरा पद बताएगी। ये पहला पद है, यहाँ से आता है, ये दूसरा पद आएगा। तो दोनों पदों में कॉमन क्या आएगा, जो दोनों साइड हो। तो 13 दोनों साइड है तो 13 कॉमन निकालो, 13 कॉमन आएगा। इधर से आपको बचेगा 7 इंटू 11 इंटू, देखो 13 चला गया तो 1 बचेगा, 13 कम 13, और इधर से भी आपका 1 बचेगा। तो 13 इंटू, आप चाहो तो इधर भी लगा लो, वैसे कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है। इन सभी का गुणा करो, यह आएगा 7 का 11, हम 11 7 77, 77 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 77 ही आएगा। 77 और प्लस का 1, 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो 13 इंटू ये कितना आएगा, 78 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, है ना, सीधा आप 78 लो। तो कितना आ रहा है, 78। अब 78 के अगर अपन खंड करके लिखें तो ऐसा तोड़ करके लिख रहा हूं मैं, 13 इंटू 6, 13 6 78 हो जाते हैं। अब आप इसमें देखना, 13 इंटू 13 इंटू 6, मतलब इनको गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी, 13 इंटू 13 इंटू 6 का गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी वो आपकी भाज्य संख्या होगी। इसका कारण क्या है, क्योंकि उस संख्या, जो भी संख्या आएगी ना, उसकी कम से कम 3 गुणा है। देखिए कैसे हैं, एक तो 6 से विभाजित होगी वो, और एक 13 से विभाजित होगी। अब आप कहेंगे सर 2 ही है, 13 से और 6 से विभाजित होगी, लेकिन एक संख्या आपकी कौन सी है, 1 होगी। एक ऐसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या को विभाजित कर देती है, तो उसको भी अपन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, यहाँ 1, 6, 13, 1, 6, 13 या 3 गुणज हैं, 3 गुणज
हैं, 3 गुणज हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो सेकंड वाला, और इस वाली संख्या को उठा लो। 7 इंटू 11 सॉरी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1 और प्लस 5। अब यहाँ से इंटू तक का जो दिया हुआ है ना, ये आपका एक पद है और प्लस के बाद ये दूसरा पद होगा। तो इधर से कॉमन आएगा, आपको 5 आ जाएगा, इधर भी है, तो 5 कॉमन निकालो, 5 कॉमन आएगा। इधर बचा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 नहीं बचेगा, एक बचेगा, इसको मैं बाद में लिखूंगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर इंटू 1, इधर से आपका आएगा प्लस का 1। ठीक है, इन सभी का मल्टीपल कर लो, 7 6 4 3 2 1, इन सभी का गुणा करेंगे। ये प्लस के बाद में 1 है, देखो 1 एकम एक आएगा, 1 का 2 2 एकम 2 2 3 6 6 24 और 7 6 42, 24 और 42 का गुणा करो, ये आएगा 4 दूनी 8 4 चौक 16, 2 से गुणा करेंगे 4 और 8, 8 6 4 10 की 0, 8 9 और 1 10, ये आ रहा है आपका 1008। कितना आ रहा है? 1008 आ रहा है, 1008 और प्लस का कितना है? 1। 5 इंटू इसमें 1 और ऐड कर दो, तो ये आएगा आपका कितना? 1009। ठीक है, अब यहाँ पर भी अपन देख पा रहे हैं कि दो संख्याओं से विभाजित है, 5 और 1009 या 1009 से, तो फिर 1 से भी विभाजित होगी, तो इसके भी 3 गुणा है। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ यहाँ 1 5 1009 या 3 गुणज हैं, 3 गुणज हैं, 3 गुणज हैं, इसलिए यह संख्या भाज्य है, इसलिए यह संख्या भाज्य। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न को भी आप दोबारा से वीडियो को आप देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ना एक बार, और आप इसको दोबारा से करके देख लेना। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 आएगा। प्रश्न नंबर 7 मैं साइड से हो रहा हूँ, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद करेंगे प्रश्न नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रश्न नंबर 7 थोड़ा थ्योरिकल है, और प्रश्न ही थ्योरिकल है, बड़ा लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर लिखूंगा ना तो ये बहुत ज्यादा जगह घेर लेगा बोर्ड पर, तो इस वाले प्रश्न को आप बुक में से पढ़ लेना कि प्रश्न क्या दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको प्रश्न बोल करके समझा दे रहा हूँ कि प्रश्न नंबर 7 क्या आएगा। ठीक है, मैं किताब से ही पढ़ करके आपको समझा दे रहा हूँ। देखो ये किताब मेरे हाथ में है, प्रश्न नंबर 7 सुनना ध्यान से। प्रश्न नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः से प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये काफी बड़ा प्रश्न है। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि है क्या। इसको पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न है बड़ा लेकिन इसका आंसर छोटा आएगा, आप देख करके ये कहेंगे कि सर इतना सिंपल है। तो दो है यहाँ पर, कौन कौन है भाई? दो, एक है सोनिया और एक है रवि।
रवि और सोनिया एक वृत्ताकार पथ पर चलना स्टार्ट करते हैं, तो दोनों एक ही स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं, एक ही समय पे चलना स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। तो अगर वो चक्कर लगाते हैं तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ बना रहा हूँ, ये देखो, तो कोई सा भी पॉइंट मान लें, मान लीजिए मैंने ये वाला पॉइंट माना हुआ है यहाँ पर, तो सोनिया भी यहीं से चलना स्टार्ट करती है और रवि भी यहीं से चलना स्टार्ट करता है। मान लीजिए दिशा यही है उनकी, इस दिशा से चलना स्टार्ट करते हैं दोनों, समय भी एक है, एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं। सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, वापस यहीं तक आती है, तो इसको 18 मिनट का टाइम लग जाता है। और रवि यहीं से, इसी पॉइंट से रवि स्टार्ट करता है चलना, तो उसको पूरे चक्कर लगाने में 12 मिनट का टाइम लगता है। अब उनके कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक ही समय पे एक ही स्थान से और एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करें, तो पुनः से उसी स्थान पर आने में उनको कितना समय लगेगा, या फिर कितने समय के बाद वो उसी प्रारंभिक बिंदु पर आकर के मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको केवल और केवल 18 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। जो भी 18-12 का एलसीएम आएगा वो ही इनके मिलने का समय हुआ। ठीक है, क्लियर है? देखना, इसको फिर से समझ लो आप। एक वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर सोनिया और रवि जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं चलना, एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं और एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। अब आप पूछापन से ये है कि उसी प्रारंभिक स्थान जहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, वो कितने समय के बाद उस स्थान पर आकर के मिल जाएंगे। तो जो उनका टाइमिंग दिया हुआ है ना 18 और 12, उनका आप एलसीएम निकालिए, जो एलसीएम आएगा वो उनके मिलने का समय है। देखो, तो इसमें थोड़ा हिंदी लिखी क्या, उत्तर नंबर 7 डाल रहा हूँ सीधा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की जगह पर उत्तर नंबर 7 ऐसे लिख दे रहा हूं मैं हिंदी कि एक पूरा चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है, 18 मिनट। इसके बाद लिखोगे तथा एक पूरा चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय कितना, 12 मिनट। 12 मिनट का समय इसको लग रहा है रवि को। ठीक है, तब आप 18 के खंड करिए और 12 के खंड करिए। तो 18 को 2 से कट करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से कट करेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 12 खंड करें तो 2 से 12, 6 बार में, और 2 3 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 18 के खंड करने पर मिला है 2 एक बार और 3 2 बार। 12 के खंड करने पर मिला है 2 2 बार और 3 एक बार। ठीक है, अच्छा एलसीएम के लिए बताया था मैंने, 18 और 12 का एलसीएम अपने निकालना है। एलसीएम के लिए क्या शर्त थी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, इधर ही लिख दे रहा हूँ, 18,12 का एलसीएम, 18 और 12 का एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या शर्त थी, सबसे बड़ी घात देखनी है, ओवेनिस्ट नहीं देखना। तो देखो 2 की बड़ी घात ये है, 3 की बड़ी घात ये है, इसमें 2 की छोटी घात ये थी और 3 की छोटी घात ये। ठीक है ना, अपन ने बड़ी देखनी है। तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, और 9 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 चौके 36। ठीक है, तो 36 आ रहा है, तो 36 मिनट के बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो अतः करके आपको एक लाइन और लिखनी है यहाँ पर, अतः सोनिया और रवि
प्रारंभिक स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, मतलब 36 मिनट के समय पे वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस वाले प्रश्न में आपको केवल एलसीएम निकालने थे दोनों के, दोनों का जो टाइम या समय दिया हुआ था। ठीक है बच्चों, तो मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ और नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। अभी तक अपन ने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करा था। अब अपन अगली वाली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 1 के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे ही प्रश्नावली के सारे प्रश्न हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको सभी प्रश्नावलियों के इनके उदाहरण भी सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि प्रश्नावलियों से इंपोर्टेंट उदाहरण माने जाते हैं। कभी क्या होता है, एमपी बोर्ड प्रश्नावली में से ना उठा करके उदाहरण में से उठा लेते हैं और बच्चों की शिकायत आती है, सर आपने ये प्रश्न करवाने थे, क्योंकि बच्चे सेल्फ स्टडी करते नहीं है, खुद सोचते नहीं कि उदाहरणों को अपन ने करना है। हालांकि मैं ऑफलाइन की क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मैं बता देता हूँ उनको कि आप उदाहरण आपको करना है, कोई समस्या आप पूछ लेना, वो कर भी लेते हैं। लेकिन इस वाली क्लास में यूट्यूब के चैनल से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो इसमें उदाहरणों को भी मैं कराऊंगा, तो आपको कहीं से कहीं तक समस्या नहीं आएगी और पूरा मैथ में आपको कंप्लीट यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ और नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।